वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस सीरीज की आज हमारी 5th क्लास रहने वाली है, जिसमें हम सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सामाजिक और भावनात्मक विकास, किस तरह से बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं हमारी आज की सीरीज में। क्वेश्चंस का आंसर सुनने से पहले क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करने की भी कोशिश कीजिए। टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक बार वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि मेन यहाँ पर फोकस होता है डिस्कशन का। आंसर्स तो मिल जाते हैं, पर ये आंसर क्यों है इसका डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या फिर मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशंस, लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स। देखिए, मूल्यों, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। समाज के मूल्य, समाज के विश्वास और समाज की अपेक्षाओं को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। घुलने मिलने समायोजन की ये प्रक्रिया नहीं होती है। आलोचना करना हम इसमें नहीं सीखते हैं, ये आपके फिर संज्ञान से जुड़ा हो जाएगा। सिर्फ मित्रों के साथ सामाजिक बनने की प्रक्रिया नहीं होती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या इसमें शामिल नहीं है? लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म ऑफ द कल्चर, एक संस्कृति की रीति और मानदंडों को सीखना। किसी भी संस्कृति की रीति और मानदंडों को सीखना तो सामाजिकरण में शामिल होता है। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, मूल्यों का अर्जन करना। मूल्यों का अर्जन करना भी इसमें सामाजिकरण में शामिल रहेगा। जैसे कि व्यवहार के आपके मूल्य होते हैं, व्यवहार करने के जो मूल्य हैं वह, और अगर हम जीवन कौशल की बात करें तो वह भी आपके सामाजिकरण में आ जाएंगे। एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ्स, मूल्य और विश्वासों का अर्जन भी इसमें आ जाएगा। जेनेटिक ट्रांसमिशन, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। सामाजिकरण में अनुवांशिक गुणों का संचरण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। बुक में इसका राइट आंसर 4 ही दिया हुआ है, मुझे लगा बुक में अलग दिया, कोई बात। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे ऑब्वियस ये सामाजिकरण की जो है वो एक डेफिनेशन दे रखी है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिकरण में सम्मिलित हैं सांस्कृतिक संचरण और सोशलाइजेशन इंक्लूड कल्चरल ट्रांसमिशंस एंड संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, डिस्करेज रेविलियन, विद्रोह को निरुत्साहित करना, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास, फिट चिल्ड्रन इनटू लेवल्स, बच्चों को लेवल में समायोजित करना। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, सामाजिकरण में दो चीज सम्मिलित होती हैं, सांस्कृतिक संचरण और संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ विद्रोही को निरुत्साहित करना होगा नहीं। व्यक्तित्व विकास, ओनली इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करना सामाजिकरण के अंदर नहीं आता है। ये आपके पूरे ग्रुप के बारे में होता है। किसी लेवल में फिट करना भी इसके अंदर नहीं आएगा। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस कब होगा? पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ड्यूरिंग एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था के दौरान, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति के पूरे जीवन में, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था के दौरान। अगर हम सबसे अधिक और गहन और सबसे जटिल सामाजिकरण की बात करें तो वह होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, जहां पर बच्चा लगभग 2 से 6 वर्ष की उम्र का होता है। इस अवस्था में बच्चा पहली बार घर से बाहर निकल रहा होता है, मित्र बना रहा होता है, आसपास के वातावरण को देख रहा होता है। तो सबसे गहन सामाजिकरण हम कह सकते हैं पूरे बाल्यावस्था के दौरान होगा। ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट या इसी का नेक्स्ट स्टेप जाके फिर किशोरावस्था में होता है, जब भी अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, उसको प्राथमिकता देने लगता है। लेकिन अगर हम सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण की बात करेंगे तो वह पूर्व बाल्यावस्था में ही
होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेंस इन अ ग्रुप। एक ग्रुप आपके किस प्रकार के रोल को और किस प्रकार के बिहेवियर को एक्सेप्ट करेगा, यह कौन बताएगा? भाई बहन, अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। देखिए इसमें एक तो आपके साथी गण आते हैं, साथी यानी कि आपके मित्र, दोस्त, फ्रेंड्स वगैरह ये सारे आ जाते हैं, जिनसे आप सीखते हो कि आपका ग्रुप किस प्रकार के बिहेवियर को और किस प्रकार के रोल को एक्सेप्ट करेगा। दूसरा इसका रहेगा आपका अध्यापक, क्योंकि प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान जब बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, 4 साल का बच्चा विद्यालय जाने लगता है और 2 से 6 साल होती है प्रारंभिक बाल्य अवस्था की अवधि। जब और आजकल तो 3 साल, लगभग 3 साल से बच्चे विद्यालय में जाना शुरू कर देते हैं, जिन नर्सरी KG1 KG2 हो जाते हैं, 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में पहुंच जाता है। तो अध्यापक और टीचर का वहां पर, अध्यापक और जो आपके पीयर्स ग्रुप होते हैं, इनका मेन रोल होता है, ये सिखाते हैं कि आपको किस प्रकार का बिहेवियर और किस प्रकार का रोल आपके ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथी के साथ भाई बहन दिया होता तो हम साथी के साथ भाई बहन की तरफ चले जाते, लेकिन यहाँ पे साथी के साथ पेरेंट दिया हुआ तो हम इस ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते, इसलिए हमें सेकंड की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण। देखिए इसका अगर हम उचित मिलान की बात करें तो बिना एनवायरनमेंट के, बिना वातावरण के आपका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप एक रूम में बैठकर या सिर्फ किताबों को पढ़कर आप सोशली डेवलप नहीं हो सकते, आपका सामाजिकरण नहीं हो सकता है। तो सामाजिक विकास के लिए वातावरण की आवश्यकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चे, चिल्ड्रन आर बोर्न अनरूली एंड नीड टू बी सिविलाइज्ड बाय द सोसाइटी। जन्म से उच्च श्रृंखल होते हैं, मतलब कि उपद्रवी होते हैं, और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। आर गिफ्ट ऑफ गॉड मीन टू बी वर्शिप्ड, ईश्वर का उपहार होते हैं जिनकी पूजा होनी चाहिए। आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन, जिस समाज और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। खाली स्लेट की तरफ आते हैं तो सबसे, अगर हम अच्छे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 है कि बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से प्रभावित होते हैं जिसमें वह बढ़ रहे होते हैं। जिस तरह के समाज में, जिस तरह की संस्कृति में बढ़ रहे होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, वैसे उनका बिहेवियर हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय में अपव्यवहार के प्रदर्शित कर सकता है। मिस बिहेवियर एट अ स्कूल में रिफ्लेक्ट द अर्ज वाइड पावर, शक्ति को पास रखने और उत्कंठता, सामाजिक पहचान स्थापित करने की आवश्यकता, विद्यालय छोड़ने इच्छा, घनीभूत व्यवहारों को दबाव। देखिए जो अपव्यवहार रहेगा, जो बच्चे का बुरा व्यवहार रहेगा, वह क्या प्रदर्शित करेगा? वह ये चीज स्थापित करेगा कि उसे आवश्यकता है किसकी? एस्टेब्लिश सोशल आइडेंटिटी, उसे सामाजिक पहचान स्थापित करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन अ क्लास एक्सेप्ट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित होता है। कॉन्सेंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कॉम्पिटिशन विथ पीयर। देखिए कॉम्पिटिशन जो वर्ड है ना, यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट को, नेगेटिव थॉट को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा नकार के चलेंगे कि प्रतियोगिताओं पर ध्यान देना। हम नहीं कह सकते कि बच्चे इमोशनली एंड सोशली फिट है। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, इमोशनल एंड सोशल दोनों प्रकार का डेवलपमेंट बेहतर हुआ है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़ता पूर्वक करता रहना, इमोशनली काफी अच्छा डेवलप है। क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना, इमोशनली काफी अच्छा डेवलप है। लेकिन सिर्फ कंपटीशन पर फोकस रखना, इस पे हम नहीं कह सकते कि इमोशनली डेवलप होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? Which of the following play an important role in child socialization? अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, विद्यालय, परिवार, पड़ोस, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? विच वन ऑफ दीज डज नॉट प्ले अ रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? स्कूल की भूमिका होती है, परिवार की होती है, मीडिया की होती है, भौतिक आधारभूत संरचना फिजिकल स्ट्रक्चर की यहाँ पर कोई ऐसी खास भूमिका नहीं होती। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की फैमिली एंड नेबरहुड्स आर द्वितीयक एजेंसी है, मनोवैज्ञानिक है, प्राथमिक है या फिर मध्य एजेंसियां हैं? तो फैमिली एंड जो आपका नेबरहुड होता है वो हमेशा प्राइमरी के अंदर आएगा। बच्चा सबसे पहले परिवार फिर पास पड़ोस के लोगों से सीखता है, तो उनके द्वारा सामाजिकरण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्राथमिक एजेंसी परिवार एवं पास पड़ोस है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसियों का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी? विद्यालय एवं मीडिया है, मीडिया के साथ पास पड़ोस तो प्राथमिक है, परिवार पास पड़ोस प्राथमिक है, परिवार प्राथमिक है, यहाँ पे पास पड़ोस प्राथमिक है और यहाँ पर परिवार एवं पास पड़ोस दोनों ही प्राथमिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्कूल एंड मीडिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसियां हैं? स्वास्थ्य क्लब, फैमिली, इको क्लब या पब्लिक लाइब्रेरी? देखिए, निष्क्रिय एजेंसी का मतलब है कि जहां पर बच्चा किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, ना ही तो किसी से ज्यादा बात कर रहा है, ना ही किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर हेल्थ क्लब को ज्वाइन करता है तो वहां पर तो एक्टिव रहेगा, फैमिली में तो बच्चा एक्टिव होता ही है। अगर इको क्लब भी ज्वाइन कर रहा है तो उसमें भी बच्चा एक्टिव रहेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय की अगर हम बात करें लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी में सब लोग आते हैं, चुपचाप बैठते हैं, अपना कंटेंट पढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो ये एक निष्क्रिय एजेंसी आती है, निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आती है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन? स्कूल एज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है। स्कूल प्लेज वेरी लिटिल नहीं, वेरी बिग या बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अब उसे जो भी बोलेंगे। स्कूल इज द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट, फर्स्ट नहीं है, स्कूल सेकेंडरी है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक बच्चे के सामाजिक कौशलों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू असेस द सोशल स्किल ऑफ अ चाइल्ड बाय द टीचर? ये अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है, समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार प्रतिक्रिया कर रही है, तो सामाजिक कौशलों की पहचान इससे हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट से तो कुछ पता नहीं चलने वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही पता नहीं चलने वाला। डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड स्पेशली व्हेन शी सोल्व प्रॉब्लम, अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते या फिर मेंटल स्किल्स की बात करते तो ये ठीक रहता, लेकिन अभी यहाँ पर सोशल स्किल्स में ये नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा कि समूह कार्यों में साथियों के साथ किस तरह का बिहेवियर चल रहा है, ये बताएगा कि उसके अंदर सामाजिक कौशल किस प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट? संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, ठीक है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा, ये तो गलत है, केवल लग गया, गलत है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एसेस ऑफ मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स। चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया, ये तो गलत है। तो थर्ड ही राइट रहेगा, फर्स्ट को भी हम गलत ही मानेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण, ये सामाजिकरण लिखा हुआ है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की ऐसी संस्था है जहां स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन।
देखिए अगर हम स्कूली बच्चों की बात करें तो यार सेंटर में कौन होना चाहिए, सेंटर में स्कूल के बच्चे ही होना चाहिए। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करेगा। किस में सहायता करेगा? सामाजिकरण में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति, अटेंशन, स्टिमुलस, मेमोरी, फियर। तो बिल्कुल बच्चे सा क्वेश्चन है पिद्दू सा। डर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डर ये तो एक संवेग है। संवेग का प्रमुखशाली तत्व है। द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ इमोशन इज फीलिंग, मोटिव, गोल, सक्सेस, भाव, प्रयोजन, लक्ष्य, सफलता। तो संवेग का प्रमुखशाली तत्व होता है उसका भाव, उसकी फीलिंग। जैसे कि जब आपके अंदर खुशी वाला संवेग होता है तो आपके अंदर एक सुख वाला भाव आ जाता है, कुछ इस तरह से। ट्वेंटी थ्री है, संवेगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशंस इज इनकरेक्ट? संवेगात्मक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें सरल संवेगों में से जटिल संवेग प्रदर्शित होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स इमोशंस अनफोल्ड फ्रॉम सिंपलर वंस। ये सही है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि संवेग व्यक्तिनिष्ठ होते हैं इसलिए इनका अध्ययन करना कठिन होता है, ये बात भी है। व्यक्तिनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव होते हैं, इसका मतलब हर एक व्यक्ति में संवेग की इंटेंसिटी अलग अलग तरह की होती है। संवेग चेतना पर निर्भर होते हैं। इमोशंस आपके कॉन्शियसनेस पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि आपको एकदम गुस्सा आ जाता है तो आप पहले सोच कर नहीं बैठे होते कि मुझे गुस्सा करना है। अधिगम सिद्धांतवादी संवेगों को इस रूप में व्याख्या करते हैं कि व्यक्तित्व के जीने और कल्याण में कैसे सहायता करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो लर्निंग थ्योरिस्ट से होते हैं वो ये देखते हैं कि यार व्यक्ति के सर्वाइवल करने और अच्छा बनने में संवेग किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को अच्छी जगह पर यूज करो, आप अपने गुस्से को सही डायरेक्शन में लगाओ तो ये आपके लिए काफी बेटर रहेगा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन यही है, ये आपकी चेतना पर निर्भर नहीं करते हैं, ये थोड़े से अनकॉन्शियसली चलते हैं। 24 है, ये काफी फेमस परिभाषा है, हालांकि सीटेट में एक ही बार आई है लेकिन इस तरह से है कि काफी फेमस है। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये आपके संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। और जहां तक मुझे याद है ये एरिस्टोटल के द्वारा दिया हुआ कथन है। 25 है, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट हैज बीन लीस्ट डिस्कस्ड इन द साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस? संवेग व्यक्ति परक है, संवेग अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, इस बात पर तो बहुत ज्यादा बल दिया हुआ है। इमोशंस में नॉट ओनली ओकर विद इन इंडिविजुअल स्टूडेंट बट ऑल्सो विद इन द एंटायर क्लास। संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थी बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, इस पर थोड़ा सा कम फोकस दे रखा है, तो इस पर मैंने छोटा सा टिक लगा दिया। इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशंस, ये बात बिल्कुल सही है। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या से जटिल पैटर्न होते हैं, इस बात पर बहुत ज्यादा बल दे रखा है। इमोशनल प्रोसेस इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, ये इस पर भी बल दे रखा है कि संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती हैं। फिजिकली एक्टिविटीज के साथ, फिजिकल रिएक्शंस के साथ आपके साइकोलॉजिकल रिएक्शंस भी शामिल होते हैं। यहाँ पर ये फिजियोलॉजिकल था, ये दोनों जगह एक ही स्पेलिंग लिख दिए ना इन्होंने, एक जगह साइकोलॉजिकल होना चाहिए था, एक जगह साइकोलॉजिकल इनमें होना चाहिए था ना, इन्होंने दोनों जगह फिजियोलॉजिकल लिख दिया। चलो छोड़ो। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इस पर कम ध्यान दे रखा है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषताएं हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन। इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन को हम कह सकते हैं कि बच्चा इमोशनली स्ट्रांग होगा, ठीक है,
उसका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव तो इमोशनली वीक बच्चे का होता है, ओवर रिएक्ट नेचर। इंट्रोवर्ट नेचर भी इमोशनली वीक बच्चे का होता है। मेलेंकोलिक डेमेन्योर, विषादग्रस्त व्यवहार भी आपका इमोशनली वीक बच्चे का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बैलेंस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट, अपने व्यू पॉइंट को प्रकट करने का संतुलित तरीका हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चे की विशेषता होगी। बुक में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हैं इमोशनली वीक बच्चे की, और इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन को हम इमोशनली वीक बच्चा तो कह नहीं सकते। तो इन तीनों में से तो हम कोई आंसर टिक कर नहीं सकते, फिर हम 3 की तरफ ही जा सकते हैं। ठीक, इसलिए मैं 3 की तरफ जा रहा हूँ। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्सर बच्चों को कुसमायोजन की ओर ले जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफन लीड्स टू माल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन? आध्यात्मिक परिपक्वता का अभाव, संवेगात्मक परिपक्वता का अभाव, निरक्षर अभिभावक, एक कार्य करने का स्वभाव, इम्पल्सिव नेचर, इलिटरेट पर्सन, लेक ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी, लेक ऑफ स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं माल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कुसमायोजन। देखिए दोनों इसके राइट आंसर हो सकते हैं। लेक ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी, इमोशनली मैच्योर नहीं है व्यक्ति, इमोशनली मैच्योर नहीं है तो थोड़ी सिचुएशन में वह परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वह हम कह सकते हैं कि वह कुसमायोजित बच्चा है। और अगर उसके अंदर इम्पल्सिव नेचर है, बिना सोचे समझे एकदम से कार्य कर देता है, तब भी हम कह सकते हैं कि वह कुसमायोजित बच्चा है। तो हम 4th की तरफ जाएंगे, 4th ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, तो क्योंकि ये इसके अंदर आपके इमोशंस भी आ जाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इमोशनली मैच्योर नहीं होगा उसका इम्पल्सिव नेचर होगा ही, और हम ये कह सकते हैं कि जिसका इम्पल्सिव नेचर है वो इमोशनली मैच्योर नहीं है। तो दोनों ही सही लग रहा है मुझे, बट बुक में 4 दे रखा है तो हम 4th की तरफ चल रहे हैं। 28, सीमा परीक्षा में इसको एक पेज पर सेट करने की कोशिश करता हूँ। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होता है तब परीक्षा प्रारंभ होते हैं, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण है शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। बिल्कुल सही बात कह सकते हैं, वह बहुत ज्यादा सोचती है, इस वजह से वह इमोशनली अनबैलेंस्ड हो जाती है, एग्जाम के टाइम पर अत्यधिक नर्वस हो जाती है। निरीक्षिका शिक्षिका की जो ड्यूटी है वो उसी कक्षा के अध्यापिका हो सकते हैं, स्वयं बहुत कठोर है, ये कोई बात नहीं होती है। शायद वे अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। शायद अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, ये तो गलत है। तो सबसे ज्यादा सही आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा सोच रही है ना, इस वजह से जैसे ही वो एग्जाम हॉल में जाती है तो वह नर्वस हो जाती है और फिर इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाती है और आंसर सही तरीके से नहीं दे पाती है। शायद आपने एक वेब सीरीज देखी हो, ऑपरेशन एमबीबीएस। ऑपरेशन एमबीबीएस वेब सीरीज में एक कैरेक्टर होती है उमा, उसके साथ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जब वे एग्जाम हॉल में जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, फिर भी वे फर्स्ट ग्रेड नहीं आ पाते उसके। तो ये कुछ उससे जुड़ा हुआ है, उससे आप रिलेट कर सकते हो अगर आपने वो वेब सीरीज देख रखी है तो। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करते हैं। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकते हैं। इंडिविजुअल एक्टिविटीज की जगह फोकस किया जा रहा है ग्रुप एक्टिविटीज पर, इसके पीछे क्या विचार है? गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, ये कोई विचार नहीं होता है कि यार हमें जो कॉस्ट है वह थोड़ी कम पड़ जाएगी। टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशंस रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन विच में जनरलाइज अक्रॉस द लर्निंग, ये बात बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उभरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सकती है। टू मेक इट इजी फॉर टीचर टू ऑब्जर्व ग्रुप एंड, ये गलत है। विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, उसमें अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा, ये भी कोई खास नहीं है। हम बात करते हैं जिस पर ब्रॉड डोमेन की बात की, तो ब्रॉड डोमेन में ब्रॉड सेंस जिसका निकल रहा हो, ये सब छोटी मोटी बातें होती हैं। तो सेकंड सही है, जो व्यक्तिगत स्पर्धा का नकारात्मक माहौल जो बन रहा है उसको कम करना, इसका मेन उद्देश्य रहेगा। 30 है,
के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करते हैं। फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त? विशिष्टताओं पर बल देना, ये तो सही अच्छी बात होती है। परिचित कराना, ये भी अच्छी बात होती है। बहुत अधिक सोचना, ये तो गलत बात है, ये नकारात्मक बात है। समर्थन प्राप्त करना, ये सही बात है। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे एक्सेप्ट पूछा गया था, के अतिरिक्त पूछा गया था। 31 है, थर्ड इसका राइट आंसर है ना। 31 है, मैच्योर स्टूडेंट किस प्रकार के होते हैं आपके परिपक्व विद्यार्थी? कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में संदेह का कोई स्थान नहीं है, गलत बात है। अपनी कितना ही बड़ा से बड़ा टॉपर हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो ही जाता है जब वे एडोलेसेंस में आता है, सही बात तो ये है। तो सेकंड तो हो गई नहीं। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। समटाइम्स नीड्स इमोशनल सपोर्ट इन देयर स्टडीज, अपने अध्ययन में कभी कभी संवेगों की सहायता चाहते हैं, ये कोई खास अच्छा नहीं है। अब दो आंसर यहाँ पर हमारे निकल कर आ रहे हैं 31 का, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या कह रहा है? कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, ये ज्यादा सही है। कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सोल्व कर लेते हैं, तो इसे हम कहेंगे कि बच्चा इमोशनली मैच्योर है। तो थर्ड ज्यादा सही है, इसलिए थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। 32, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? द स्ट्रेस अफेक्ट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशंस, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स? कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, कॉग्निटिव इमोशंस, स्ट्रेस ओमिशंस एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी। देखिए यहाँ पर बात चल रही है कि परफॉर्मेंस, जो आपका स्ट्रेस होता है वो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, परफॉर्मेंस एंजाइटी। अगर आप परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हैं तो आपको एंजाइटी कम करना होगा। अगर आप एंजाइटी ज्यादा करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, तो परफॉर्मेंस आपका गिर जाएगा। 33 है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। दोनों के संवेगात्मक अनुभवों पर अंतर किससे संबंध है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समयंतराल, द एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशंस, लेवल ऑफ एडेप्टेशंस, विचारों का घनत्व। देखिए यहाँ पर बात होगी अनुकूलन का स्तर, द लेवल ऑफ एडेप्टेशन, कि एक सिचुएशन में किस तरह से आप एडेप्ट कर पाते हो। इसका यही आपका डिसाइड करता है कि एक आकलन की प्रक्रिया के दौरान देविका बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, एनर्जाइज होती है, और राजेश डिस्करेजिंग फील करता है, वे अडेप्ट ही नहीं कर पा रहा है उस टाइम पर, उस माहौल के अनुकूल नहीं जा पा रहा है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। संवेगों के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस तो रहेगी, मैनेजमेंट भी रहेगा, सहपाठी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी आपका रहेगा, लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं रहेगा। क्रिटिसिज्म आपका भावात्मक बुद्धि के कौशल से जुड़ा हुआ नहीं है। 35 है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस? मेमोराइजिंग, मोटर प्रोसेसिंग, ये क्या लिखा है, इन्विगेजिंग एंड एम्पैथाइजिंग। अगर हम संवेगात्मक बुद्धि की बात करें तो समानुभूति जो होती है भी आपकी संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ी हुई होती है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतराव्यक्तित्व, अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, साक्षुक या अस्तित्वपरक। जो आपकी संवेगात्मक बुद्धि है अंतराव्यक्तिक और अंतर्वैयक्तिक के साथ जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर जो इंट्रापर्सनल है, खुद के ही बारे में सोचना या खुद के ही व्यक्तित्व को समझना। इंटरपर्सनल होता है दूसरे के साथ आप कितने अच्छे तरीके से घुल मिल रहे हो, तो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाता है। 37 है, संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, स्वतंत्रता होंगे नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। 38 है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाते हैं या दर्शाती है? देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है संज्ञान संवेग से अलग नहीं है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं,
तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संवेग है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, गलत है, संबंधित है। अनुवांशिकता पर्यावरण की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा आपका। संज्ञान और संवेग संबंधित है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो तो आप कॉग्निटिवली भी स्ट्रांग हो जाओगे। संवेगात्मक विरेचन का अर्थ क्या है? इमोशनल कैथारेसिस। इमोशनल कैथारेसिस का मतलब होता है कि आप मान लो किसी विचारों या किसी प्रकार के विचार से या किसी भी प्रकार की भावना से दबे हुए हैं, किसी प्रकार का विषाद है या फिर हम स्ट्रेस कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं, इससे आप दबे हुए हो, इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, वही आपकी इमोशनल कैथारेसिस होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संवेगात्मक दमन से बाहर निकला, ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन। संवेगात्मक रूप से जो आप दबे हुए उस चीज से आप बाहर निकलना, बाहर निकलने के बाद आप बहुत ज्यादा हैप्पी, जॉयफुल, आनंद पूर्वक फील करने लगते हैं। यार टेढ़ा हो गया ना थोड़ा सा, सही बनाने की कोशिश करते हैं। ये वाला ज्यादा सही है ना, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की क्लास के 39 क्वेश्चंस। 39 आउट ऑफ आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये रही इसके आंसर की, आप इसे देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको उसका PDF और आने वाले एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।